नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा में जहां रास्ते केवल धरती पर नहीं चलते बल्कि समय के भीतर भी आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, 14वीं शताब्दी का एक युवा व्यक्ति अपने घर से निकलता है। उसके पास न कोई आधुनिक नक्शा है, न तेज रफ्तार का कोई साधन, न आज जैसी सुरक्षित सड़कें और न ही यह निश्चितता कि अगली सुबह वह कहां होगा। सामने है रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़, घने जंगल और अनजान साम्राज्य। और फिर भी वह चलता जाता है। वह एक शहर से दूसरे शहर जाता है, कभी कारवां के साथ, कभी समुद्री जहाज पर, कभी घोड़े की पीठ पर और कभी ऐसे रास्तों पर जहां आगे बढ़ना अपने आप में एक जोखिम था। उसका नाम था इब्ने बतूता। मोरक्को के तांजियर नगर से निकला यह युवक धीरे धीरे अपने समय के सबसे महान यात्रियों में से एक बन गया। उसकी यात्राएं उत्तर अफ्रीका से निकलकर मिस्र, सीरिया, अरब, फारस, भारत, मालदीव, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंची। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार को देखा, भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों की यात्रा की, समुद्र पार किए और अंततः चीन तक पहुंचने का दावा किया। लेकिन इब्ने बतूता की कहानी केवल दूर दूर तक घूमने की कहानी नहीं है। यह उस मनुष्य की कहानी है जो बार बार अज्ञात की ओर बढ़ता रहा। कभी उसे सम्मान मिला, कभी धन मिला, कभी राज दरबारों में ऊंचा पद मिला और कभी मृत्यु उसके इतने करीब आई कि उसके जीवन की कहानी वहीं समाप्त हो सकती थी। उसकी यात्रा में रेगिस्तान की तपती रेत भी है और समुद्र की अनिश्चित लहरें भी। इसमें राजाओं की चमक भी है और साधारण लोगों का जीवन भी। इसमें धार्मिक आस्था है, राजनीतिक संघर्ष है, व्यापारिक नगर हैं, विद्वानों की दुनिया है और ऐसे समाज हैं जिनके रीति रिवाज उसके लिए बिल्कुल नए थे। सबसे अद्भुत बात यह है कि इब्ने बतूता ने जो कुछ देखा उसे पीछे छोड़कर नहीं आया। अपने अनुभवों को उसने शब्दों में संजोया। बाद में उसकी यात्राओं का वृत्तांत तैयार हुआ, जिसे आज हम उसके यात्रा विवरण के रूप में जानते हैं। इसी के कारण सदियों बाद भी हम उसकी आंखों से मध्यकालीन दुनिया की अनेक झलकियां देख पाते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या इब्ने बतूता ने जो कुछ लिखा वह सब बिल्कुल वैसा ही हुआ था? क्या उसकी हर कहानी को बिना किसी प्रश्न के सत्य मान लिया जाना चाहिए? इतिहासकारों ने उसके विवरणों को दूसरे ऐतिहासिक स्रोतों के साथ मिलाकर देखा है। कुछ बातें दूसरे स्रोतों से पुष्ट होती हैं, जबकि कुछ विवरणों को लेकर इतिहासकारों के बीच बहस आज भी मौजूद है। इसीलिए इस कहानी में हम रोमांच के साथ साथ इतिहास की सावधानी को भी साथ लेकर चलेंगे। हम जानेंगे कि तांजियर से निकला एक 21 वर्षीय युवक आखिर इतनी विशाल दुनिया तक कैसे पहुंचा। हम उसके साथ उन रास्तों पर चलेंगे जहां हर यात्रा अपने भीतर एक नया खतरा छिपाए बैठी थी। हम दिल्ली पहुंचेंगे और देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के विशाल साम्राज्य में इस विदेशी यात्री का क्या हुआ। हम समुद्र पार करके मालदीव और श्रीलंका तक जाएंगे और फिर उस यात्रा की ओर बढ़ेंगे जहां इब्ने बतूता का सामना हिंद महासागर की दुनिया और दूर पूर्व के रहस्यमय प्रदेशों से हुआ। यह केवल एक यात्री की कहानी नहीं, यह उस समय की दुनिया की कहानी है जब एक मनुष्य महीनों और वर्षों की यात्राओं के बाद किसी नए शहर में पहुंचता था और उसके लिए वह शहर लगभग पूरी तरह एक नई दुनिया होता था। तो आइए समय को पीछे ले चलते हैं, उस दुनिया में जहां रास्ते लंबे थे, मंजिलें अनिश्चित थीं और एक युवा यात्री ने अपने घर की चौखट पार करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। यदि आपको इतिहास की ऐसी सच्ची यात्राएं और भूली बिसरी कहानियां पसंद हैं, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि इब्ने बतूता की यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक रोचक लगता है। और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इब्ने बतूता की यात्रा शुरू होती है और पहली मंजिल थी मक्का की ओर जाती हुई वह लंबी राह जिसने एक साधारण युवक को दुनिया का महान यात्री बना देना था। अध्याय 1, घर से निकला मुसाफिर। तांजियर उत्तरी अफ्रीका का एक ऐसा नगर जहां समुद्र की हवाएं दूर दूर से आने वाले यात्रियों और व्यापारियों की कहानियां अपने साथ लाती थीं। इसी नगर में 14वीं शताब्दी के आरंभ में इब्ने बतूता का जन्म हुआ। उसका पूरा नाम अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न बतूता था। उसका परिवार शिक्षा और धार्मिक विद्या से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उसने धर्म, कानून और ज्ञान की दुनिया को करीब से देखा, लेकिन उसके भीतर एक और इच्छा धीरे धीरे जन्म ले रही थी, दुनिया को देखने की इच्छा।
उस समय किसी दूर देश की यात्रा करना आज की तरह आसान नहीं था। रास्ते लंबे थे, साधन सीमित थे और हर यात्रा अपने साथ अनिश्चितता लेकर चलती थी। फिर भी मक्का की हज यात्रा मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा थी। युवा इब्ने बतूता ने भी मक्का जाने का निर्णय लिया। सन 1325 के आसपास लगभग 21 वर्ष की आयु में उसने तांजियर को पीछे छोड़ दिया। शायद विदा लेते समय उसके मन में यही रहा होगा कि हज पूरा करके वह अपने घर लौट आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली है। उत्तर अफ्रीका के रास्तों से गुजरते हुए वह ट्यूनिस और त्रिपोली के क्षेत्रों तक पहुंचा। रास्ते में उसे कारवाओं के साथ यात्रा करनी पड़ी। धूल भरे रास्ते, गर्म हवाएं और अनजान नगर उसके लिए लगातार नए अनुभव लेकर आ रहे थे। फिर वह मिस्र पहुंचा। काहिरा ने उसे गहराई से प्रभावित किया। विशाल नगर, नील नदी, बाजार, मस्जिदें और विद्वानों की दुनिया उसके सामने थी। यहां उसे पहली बार शायद यह एहसास हुआ कि उसकी दुनिया तांजियर से कहीं बड़ी है। मिस्र से वह सीरिया की ओर बढ़ा और दमिश्क पहुंचा। वहां से मक्का जाने वाले यात्रियों के बड़े कारवां के साथ उसने आगे की यात्रा की। रेगिस्तान का रास्ता आसान नहीं था। दिन में तेज गर्मी और रात में ठंड, चारों ओर फैली रेत और दूर तक कोई निश्चित मंजिल दिखाई न देना। लेकिन कारवां आगे बढ़ता रहा और अंततः वह मक्का पहुंचा। काबा की यात्रा पूरी हुई। जिस उद्देश्य से वह घर से निकला था वह पूरा हो चुका था। अब उसके सामने लौटने का रास्ता था। लेकिन इब्ने बतूता ने लौटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। यही निर्णय उसकी पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। मक्का के बाद उसने इराक और फारस की दिशा में यात्राएं की। उसने बगदाद जैसे ऐतिहासिक नगरों को देखा और अलग अलग समाजों, विद्वानों तथा शासकों के बारे में जाना। हर नया शहर उसके भीतर एक नया प्रश्न पैदा करता। दुनिया वास्तव में कितनी बड़ी है? लोग अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं? उनके रीति रिवाज क्या हैं? उनके शासक कैसे हैं? और इन सवालों के जवाब जानने के लिए वह फिर रास्ते पर निकल पड़ता। अब इब्ने बतूता केवल एक तीर्थयात्री नहीं रहा था, वह एक यात्री बन चुका था। और उसकी यात्रा अभी अपने सबसे बड़े अध्याय तक पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि आगे उसकी मंजिल थी हिंदुस्तान, एक ऐसी भूमि जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, लेकिन जिसे उसने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था। और इसी हिंदुस्तान में उसका सामना होने वाला था दिल्ली के शक्तिशाली लेकिन रहस्यमय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से। इब्ने बतूता को नहीं मालूम था कि दिल्ली में उसे सम्मान भी मिलेगा और भय भी, और उसकी किस्मत एक ऐसे दरबार से जुड़ जाएगी जहां एक गलत कदम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता था। अब यात्रा उसे भारत की ओर बुला रही थी। अध्याय 2, दिल्ली के सुल्तान का दरबार। हिंदुस्तान की ओर बढ़ते हुए इब्ने बतूता के सामने अब एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में उसने अपने पश्चिमी घर से केवल सुना था। दिल्ली उस समय यह केवल एक शहर नहीं था, यह एक विशाल सल्तनत की राजधानी थी। यहां दूर दूर से व्यापारी आते थे, विद्वान आते थे, सैनिक आते थे और ऐसे यात्री भी आते थे जो इस विशाल भूमि को समझना चाहते थे। इब्ने बतूता की भारत यात्रा लगभग 14वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंत में शुरू हुई। वह उत्तर पश्चिम की दिशा से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने भारतीय समाज की अनेक झलकियां देखी। यहाँ की भाषा उसके लिए नई थी, लोगों के पहनावे अलग थे, बाजारों में ऐसी वस्तुएं दिखाई देती थीं जिन्हें उसने अपने देश में नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात, यह भूमि विशाल थी। एक नगर से दूसरे नगर तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे। रास्तों पर कारवां चलते थे, कहीं घने जंगल थे, कहीं खुले मैदान और कहीं ऐसी सड़कें जिन पर यात्रा करना अपने आप में जोखिम था। इब्ने बतूता के मन में दिल्ली को देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लेकिन दिल्ली पहुंचने का अर्थ केवल एक नए शहर में प्रवेश करना नहीं था। इसका अर्थ था उस शासक के सामने पहुंचना जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं होती थीं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार बहुत बड़ा था। सुल्तान विद्वानों और विदेशी यात्रियों को सम्मान देने के लिए भी जाना जाता था, लेकिन उसके शासन के बारे में कठोरता, अचानक लिए गए फैसलों और दंड की कहानियां भी प्रचलित थीं। इब्ने बतूता जैसे यात्री के लिए यह स्थिति दिलचस्प भी थी और भय पैदा करने वाली भी। आखिरकार वह दिल्ली पहुंचा। शहर उसके सामने फैला हुआ था। लोगों की भीड़, बाजारों की चहल पहल, घोड़ों और हाथियों की आवाजाही, सैनिकों की गतिविधियां और राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते।
इब्ने बतूता ने शायद उस क्षण महसूस किया होगा कि वह अपनी यात्रा के एक नए संसार में प्रवेश कर चुका है। वह सुल्तान के दरबार में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विदेशी यात्री में रुचि दिखाई। इब्ने बतूता धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर चुका था और इस्लामी कानून का जानकार था। उसकी विद्वत्ता ने उसे दरबार में स्थान दिलाने में सहायता की। उसे दिल्ली में काजी का पद दिया गया। एक यात्री जो कुछ समय पहले तक कारवाहों के साथ रेगिस्तान पार कर रहा था, अब दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा था। यह उसके जीवन का अद्भुत परिवर्तन था। लेकिन दिल्ली का दरबार वैसा शांत स्थान नहीं था जैसा बाहर से दिखाई देता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। वह विद्वानों को सम्मान देता था, बड़े अभियानों की योजनाएं बनाता था और अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाए रखना चाहता था। लेकिन उसके निर्णयों में अचानकपन भी दिखाई देता था। कभी वह किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचा सम्मान देता और कभी उसी व्यक्ति पर कठोर दंड भी लगाया जा सकता था। दरबार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह समझता था कि सुल्तान की कृपा बहुत मूल्यवान है, लेकिन उसका क्रोध उतना ही भयानक हो सकता है। इब्ने बतूता ने भी धीरे धीरे इस वातावरण को समझना शुरू किया। फिर भी उसे सुल्तान का विश्वास प्राप्त हुआ। दरबार में उसे सम्मान मिला, धन मिला और प्रभाव मिला। लेकिन उसके मन में शायद एक बात लगातार बनी रही। वह यहां रहने के लिए घर से नहीं निकला था। वह एक यात्री था और यात्रियों का मन अक्सर एक ही जगह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। दिल्ली में रहते हुए उसने भारत के जीवन को करीब से देखा। उसने लोगों के रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं, बाजारों और प्रशासन के बारे में अपने अनुभवों को दर्ज किया। उसके विवरणों में भारतीय समाज की अनेक झलकियां मिलती हैं। उसने हाथियों को देखा जिनका उपयोग युद्ध और शाही शक्ति के प्रदर्शन में होता था। उसने भारतीय नगरों की संपन्नता देखी और ऐसे बाजारों का वर्णन किया जहां दूर दूर से वस्तुएं आती थीं। लेकिन उसके लिए भारत केवल वैभव की भूमि नहीं था। उसने हिंसा भी देखी, राजनीतिक संघर्ष भी देखे, सुल्तान की कठोरता भी देखी और ऐसे लोग भी देखे जिनका जीवन राजमहलों से बिल्कुल अलग था। यही उसकी यात्रा की विशेषता थी। वह केवल महलों को नहीं देखता था, वह रास्तों पर चलने वाले मनुष्यों को भी देखता था। समय बीतता गया। इब्ने बतूता दिल्ली में कई वर्षों तक रहा। इस दौरान उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। जो व्यक्ति तांजियर से एक तीर्थयात्री बनकर निकला था, वह अब एक विदेशी विद्वान और अधिकारी के रूप में दिल्ली की राजनीति के करीब पहुंच चुका था। लेकिन फिर एक ऐसा अवसर आया जिसने उसकी जिंदगी को फिर से यात्रा की ओर मोड़ दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे चीन जाने वाले एक राजनयिक मिशन का हिस्सा बनने के लिए चुना। यह प्रस्ताव साधारण नहीं था। दिल्ली से चीन तक की यात्रा अत्यंत लंबी थी। उसे फिर से उन रास्तों पर लौटना था जिन्हें वह वर्षों से छोड़ चुका था। लेकिन इस बार वह अकेला यात्री नहीं था, वह सुल्तान का दूत था। उसके पास राजकीय जिम्मेदारी थी और उसके सामने हिंद महासागर की विशाल दुनिया थी। इब्ने बतूता दिल्ली से निकल पड़ा, लेकिन भाग्य ने उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। उसका काफिला रास्ते में कठिनाइयों में घिर गया। यात्रा के दौरान उसे विद्रोहियों और असुरक्षित रास्तों का सामना करना पड़ा। परिस्थितियां इतनी बिगड़ी कि वह अपने साथियों से अलग हो गया। एक समय ऐसा आया जब उसका जीवन फिर खतरे में पड़ गया। जिस व्यक्ति ने रेगिस्तान पार किए थे, जिसने दूर दूर के देशों की यात्राएं की थी, अब उसे अपने ही मार्ग पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन इब्ने बतूता की कहानी में एक बात बार बार दिखाई देती है। जब रास्ता बंद होता है, वह दूसरा रास्ता खोज लेता है। वह अंततः दक्षिण की ओर बढ़ा और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट की ओर पहुंचा। अब उसकी यात्रा का अगला चरण समुद्र से जुड़ने वाला था। हिंद महासागर, वह समुद्र जिसने सदियों से भारत, अरब, फारस और अफ्रीका को व्यापार और यात्राओं के धागे से जोड़े रखा था। इब्ने बतूता के सामने अब वही समुद्र था। उसे लगा होगा कि शायद आगे का रास्ता अब आसान होगा, लेकिन समुद्र किसी यात्री को रास्ता नहीं देता। वह पहले उसकी परीक्षा लेता है और जल्द ही इब्ने बतूता को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जिनमें उसके वर्षों के अनुभव भी कम पड़ने वाले थे। दिल्ली अब पीछे छूट चुकी थी। सुल्तान का दरबार भी पीछे रह गया था। आगे था समुद्र, और समुद्र के पार एक ऐसी दुनिया जहां इब्ने बतूता की कहानी फिर से नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि उसकी अगली मंजिल केवल कोई नया शहर नहीं थी, वह थी मालदीव की द्वीपीय दुनिया। और वहां पहुंचकर यह यात्री केवल देखने वाला नहीं रहेगा, वह स्वयं उस समाज के शासन और राजनीति का हिस्सा बन जाएगा। अध्याय 3, समुद्र, द्वीप और मालदीव। दिल्ली पीछे छूट चुकी थी।
इब्ने बतूता अब उस विशाल भूभाग के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा था, जहां से हिंद महासागर की यात्रा शुरू होती थी। उसके जीवन में समुद्र कोई नया अनुभव नहीं था, लेकिन इस बार समुद्र केवल रास्ता नहीं था, वह उसकी अगली दुनिया बनने वाला था। 14वीं शताब्दी में हिंद महासागर व्यापार और यात्राओं का विशाल जाल था। अरब, फारस, भारत और पूर्वी अफ्रीका के व्यापारी इन समुद्री रास्तों से जुड़े हुए थे। मौसम और मानसूनी हवाएं यात्राओं का समय तय करती थीं। इब्ने बतूता भी इसी समुद्री संसार में प्रवेश करने वाला था। भारत के पश्चिमी तट पर कुछ समय बिताने के बाद उसकी यात्रा मालदीव की ओर हुई। दूर से दिखाई देने वाले छोटे छोटे द्वीप, चारों ओर फैला नीला समुद्र, नारियल के पेड़ और पानी के बीच बसी छोटी छोटी बस्तियां, यह संसार दिल्ली से बिल्कुल अलग था। दिल्ली में विशाल किले और राजमहल थे। यहां समुद्र ही जीवन था। लोगों का व्यापार समुद्र से जुड़ा था। भोजन, यात्रा और बाहरी दुनिया से संपर्क भी समुद्री मार्गों पर निर्भर था। इब्ने बतूता ने मालदीव को ध्यान से देखा और फिर उसके जीवन में एक अनपेक्षित परिवर्तन आया। उसे वहां काजी का पद मिला। एक यात्री जो कुछ समय पहले तक अलग अलग देशों की सीमाएं पार कर रहा था, अब एक छोटे द्वीपीय समाज की न्याय व्यवस्था से जुड़ गया था। मालदीव में उसका जीवन पहले की यात्राओं से अलग था। यहां उसने स्थानीय समाज की परंपराओं और महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में अपने विचार दर्ज किए। उसने वहां के विवाह संबंधों और सामाजिक जीवन का भी वर्णन किया। उसके विवरण से पता चलता है कि मालदीव की सामाजिक व्यवस्था उसके लिए कई मायनों में असामान्य थी। इब्ने बतूता केवल न्यायिक मामलों तक सीमित नहीं रहा, वह स्थानीय राजनीति को भी समझने लगा। द्वीप छोटे थे, लेकिन सत्ता का संघर्ष छोटा नहीं था। शासक बदलते थे, दरबार में गुट बनते थे और धार्मिक तथा राजनीतिक प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इब्ने बतूता इस संसार में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, लेकिन उसके भीतर फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आई। यात्रा की बेचैनी। एक स्थान पर रहना उसके स्वभाव में नहीं था। मालदीव में रहते हुए उसने आसपास के समुद्री क्षेत्रों के बारे में सुना। श्रीलंका का नाम उसके सामने आया। श्रीलंका एक ऐसा द्वीप जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत पुराना था। इब्ने बतूता ने वहां जाने का निश्चय किया। समुद्र ने फिर उसके सामने अपना रास्ता खोल दिया। नौका चली, लहरें उठती रहीं, आसमान और समुद्र के बीच यात्रा आगे बढ़ती रही और फिर सामने आया श्रीलंका का द्वीप। इब्ने बतूता ने श्रीलंका की यात्रा में विशेष रूप से आदम की चोटी का उल्लेख किया है, जिसे उस समय विभिन्न धार्मिक परंपराओं से जोड़ा जाता था। ऊंची पहाड़ी, उसकी ओर जाती कठिन राह और ऊपर पहुंचने का धार्मिक महत्व। इब्ने बतूता के लिए यह यात्रा केवल भौगोलिक अनुभव नहीं थी, वह उन स्थानों को देख रहा था जिनके बारे में दूर देशों में अनेक कथाएं प्रचलित थीं। लेकिन उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों को देखना नहीं था, वह लोगों को देख रहा था, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनके विश्वास, उनकी जीवन पद्धति, और वह सब अपने मन में संजोता जा रहा था। श्रीलंका से लौटने के बाद उसके सामने फिर समुद्र था और समुद्र का रास्ता उसे वापस भारतीय तट की ओर ले आया। लेकिन इस बार उसके भीतर एक और इच्छा थी। वह पूर्व की ओर जाना चाहता था। उसकी यात्राएं अब पहले से कहीं अधिक दूर तक फैल चुकी थीं। उत्तर अफ्रीका से निकलकर वह मिस्र पहुंचा था, फिर सीरिया और अरब गया। उसने इराक और फारस देखा, फिर हिंदुस्तान आया, दिल्ली में वर्षों बिताए। अब मालदीव और श्रीलंका भी उसके अनुभवों का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह आगे बढ़ना चाहता था, समुद्र के उन रास्तों पर जो भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ते थे। इस यात्रा के दौरान उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समुद्री यात्राएं सुरक्षित नहीं थीं, जहाज मौसम पर निर्भर थे और समुद्र में दुर्घटना का खतरा हमेशा मौजूद रहता था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। यही इब्ने बतूता की सबसे बड़ी विशेषता थी। वह खतरे से अनजान नहीं था, लेकिन खतरे के कारण रुकता भी नहीं था। मालदीव और श्रीलंका के बाद उसकी यात्रा फिर भारतीय समुद्री दुनिया में लौटी। उसने पश्चिमी और दक्षिणी तट के अनेक क्षेत्रों को देखा। इन बंदरगाहों पर अरब और भारतीय व्यापारी सक्रिय थे। समुद्र के किनारे बसे नगरों में उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई देती थी जो भूमि के भीतर बसे नगरों से अलग थी। यहाँ खबरें जहाजों के साथ आती थीं, व्यापार जहाजों के साथ आता था और कभी-कभी युद्ध भी समुद्र के रास्ते पहुंचता था। इब्ने बतूता के सामने अब हिंद महासागर केवल पानी का विस्तार नहीं रहा था, वह एक जीवित मार्ग था। एक ऐसा मार्ग जिसने दूर दूर के समाजों को जोड़ रखा था।
लेकिन उसकी यात्रा का अगला चरण और भी दूर था। उसे चीन की ओर जाना था, वही चीन जहां भेजने का आदेश उसे दिल्ली के सुल्तान ने दिया था। हालांकि दिल्ली से निकला उसका राजनयिक अभियान कठिन परिस्थितियों में उलझ चुका था, फिर भी उसके मन में पूर्व की यात्रा की इच्छा बनी हुई थी। अब उसे समुद्री रास्ते से आगे बढ़ना था। द्वीप पीछे छूटने वाले थे, भारतीय तट पीछे छूटने वाला था, और सामने आने वाला था दक्षिण पूर्वी एशिया का समुद्री संसार। लेकिन जितनी दूर वह जाता जा रहा था, उतना ही उसकी यात्रा का खतरा बढ़ रहा था। एक जहाज, अज्ञात समुद्र, अचानक बदलता मौसम और ऐसी मंजिलें जिनके बारे में उसके पास केवल यात्रियों की बातें थीं। फिर भी वह आगे बढ़ा, क्योंकि इब्ने बतूता के लिए शायद यात्रा का अर्थ ही यही था। जिस जगह के बारे में कुछ पता न हो, वहीं जाना। और शायद इसी कारण इतिहास ने उसे केवल एक यात्री के रूप में नहीं, बल्कि मध्यकालीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतकारों में से एक के रूप में याद रखा। अब उसकी यात्रा उसे एक ऐसे संसार की ओर ले जा रही थी जहां भारत और चीन के बीच समुद्री व्यापार की धड़कन सुनाई देती थी। आगे था मलय क्षेत्र, समुद्र के बीच बसे बंदरगाह, विदेशी व्यापारियों की भीड़, और फिर चीन की विशाल सभ्यता। लेकिन वहां पहुंचने से पहले इब्ने बतूता को एक बार फिर समुद्र की परीक्षा से गुजरना था। और इस बार जो कुछ उसके साथ होने वाला था, वह उसकी पूरी यात्रा की सबसे कठिन घटनाओं में से एक बन सकता था। अध्याय 4, चीन की ओर आखिरी समुद्री सफर। हिंद महासागर की लहरें लगातार आगे बढ़ रही थीं। इब्ने बतूता अब उस समुद्री संसार में था जहां रास्ते नक्शे पर बनी रेखाओं से नहीं, बल्कि हवाओं और मौसम से तय होते थे। भारतीय तट पीछे छूट चुका था और उसके सामने दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री बंदरगाहों की दुनिया खुल रही थी। यह वही समुद्री मार्ग था जिस पर सदियों से अरब, भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापारी यात्रा करते आए थे। इब्ने बतूता के लिए हर बंदरगाह एक नई कहानी था। कहीं मसालों की खुशबू थी, कहीं विदेशी व्यापारियों की आवाजें, कहीं ऐसे जहाज खड़े थे जिनकी बनावट उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और कहीं अलग अलग भाषाएं बोलते लोग एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे। उसकी यात्रा मलय क्षेत्र तक पहुंची। यहाँ के बंदरगाह हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु थे। इब्ने बतूता ने जिस संसार को देखा, वह किसी एक साम्राज्य की दुनिया नहीं थी। यह व्यापार की दुनिया थी, जहां धर्म अलग हो सकते थे, भाषाएं अलग हो सकती थीं, लेकिन समुद्र सबको एक दूसरे से जोड़ता था। व्यापारी दूर देशों से आते थे, वे अपने साथ वस्तुएं लाते थे और अपने साथ दूसरी वस्तुएं लेकर लौटते थे। इस समुद्री संपर्क ने उन क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। लेकिन इब्ने बतूता केवल व्यापार देखने नहीं आया था, उसका लक्ष्य अभी दूर था। चीन। उस समय चीन एक विशाल और समृद्ध सभ्यता का केंद्र था। उसके नगरों, प्रशासन और व्यापार की चर्चाएं दूर दूर तक पहुंचती थीं। इब्ने बतूता चीन की ओर बढ़ना चाहता था। समुद्री यात्रा जारी रही, लेकिन समुद्र में खतरा हमेशा साथ चलता है। एक दिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। इब्ने बतूता के यात्रा विवरण के अनुसार उसके जहाज और यात्रा की परिस्थितियां कठिन हो गईं। उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जिनसे उसकी यात्रा की पूरी योजना प्रभावित हुई। मध्यकालीन समुद्री यात्राओं में यह असामान्य नहीं था। एक तेज तूफान, एक गलत दिशा, या किसी जहाज का दूसरे जहाज से अलग हो जाना, और यात्री अपने साथियों से दूर हो सकता था। इब्ने बतूता की यात्रा भी ऐसे ही संकटों से गुजरती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह चीन की ओर पहुंचा। उसने चीन के कुछ नगरों और बंदरगाहों का वर्णन किया। उसके वृत्तांत में चीन की विशालता, नगरों की व्यवस्था, व्यापार और सामाजिक जीवन के प्रति आश्चर्य दिखाई देता है। उसने ऐसे नगर देखे जो उसकी परिचित दुनिया से बहुत अलग थे। वहां की सड़कें, वहां के बाजार, वहां की नावें और लोगों की जीवन पद्धति, सब कुछ उसके लिए नया था। उसने चीनी कागजी मुद्रा और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी अपने अनुभव दर्ज किए। उसके लिए चीन केवल एक और देश नहीं था, यह उसकी यात्रा की सबसे दूर की मंजिलों में से एक था। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। इब्ने बतूता के चीन संबंधी विवरणों के कुछ हिस्सों को लेकर आधुनिक इतिहासकारों ने प्रश्न उठाए हैं। उसके यात्रा वृत्तांत में कई ऐसी बातें हैं जो संभवतः प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हैं,
लेकिन उसके पूरे मार्ग और कुछ स्थानों के विवरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। इसीलिए इतिहास को समझते समय उसकी बातों को दूसरे स्रोतों के साथ देखना आवश्यक है। फिर भी यह निर्विवाद है कि उसका यात्रा वृत्तांत 14वीं शताब्दी की दुनिया को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चीन की यात्रा के बाद उसके मन में एक और विचार उठने लगा, वापस लौटने का। कई वर्षों से वह अपने घर से दूर था। तांजियर, उसका परिवार, उसकी मातृभूमि, सब कुछ अब स्मृति बन चुका था। वह जिस युवक के रूप में घर से निकला था, अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा था। उसने साम्राज्य देखे थे, दरबार देखे थे, रेगिस्तान पार किए थे, समुद्रों को पार किया था, कठिनाइयों का सामना किया था और दुनिया के अलग अलग समाजों को अपनी आंखों से देखा था। अब उसके जीवन में वापसी की यात्रा शुरू हुई, लेकिन इब्ने बतूता की वापसी भी सीधी नहीं थी। इतने वर्षों तक यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए घर लौटना भी एक नई यात्रा बन जाता है। वह अलग अलग रास्तों से गुजरता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ा। उसकी स्मृतियों में भारत था, मालदीव था, श्रीलंका था, चीन था और उन असंख्य लोगों के चेहरे थे जिनसे वह रास्तों में मिला था। कभी उसने सम्मान पाया था, कभी धन, कभी पद और कभी जीवन बचाने के लिए भागना पड़ा था। यात्रा ने उसे यह सिखा दिया था कि दुनिया स्थिर नहीं है। सत्ता बदलती है, शहर बदलते हैं, व्यापार के रास्ते बदलते हैं, लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा बनी रहती है। इब्ने बतूता भी उसी जिज्ञासा के कारण लगातार आगे बढ़ता रहा था। जब वह पश्चिम की ओर लौट रहा था, तब शायद उसके मन में एक बात साफ हो चुकी थी। अब उसे अपनी कहानी सुनानी होगी, क्योंकि उसने जितना देखा था वह केवल उसकी निजी स्मृति नहीं था। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दस्तावेज बन सकता था। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें मध्यकालीन दुनिया के नगरों, राजाओं, व्यापारियों, विद्वानों, यात्रियों और साधारण लोगों की झलक सुरक्षित रह सके। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। उसे अपने जन्म स्थान तांजियर लौटना था और जब वह वापस पहुंचेगा तो पाएगा कि दुनिया बदल चुकी है। वह स्वयं बदल चुका है। जिस युवक ने कभी अपने घर से मक्का जाने के लिए कदम बाहर रखा था, वह अब दुनिया के विशाल हिस्से को देखकर लौट रहा था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। उसे अपनी स्मृतियों को शब्दों में बदलना था, अपनी यात्राओं को एक ऐसी कथा में ढालना था जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी लोग पढ़ें। और यही वह क्षण था जब इब्ने बतूता एक यात्री से इतिहास का साक्षी बनने वाला था। उसकी यात्रा अब समाप्ति की ओर थी, लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। समापन। इब्ने बतूता की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल पर पहुंचकर खत्म नहीं होती। वे मनुष्य के भीतर जीवित रहती हैं। मोरक्को के तांजिर से निकला वह युवा यात्री जब वर्षों बाद अपने अनुभवों के साथ लौटा, तब उसके पास केवल दूर देशों की यादें नहीं थीं। उसके पास एक ऐसी दुनिया की स्मृतियां थीं जो आज से कई सदियां पहले मौजूद थीं। उसने रेगिस्तान देखे, उसने समुद्र देखे, उसने राजमहल देखे, उसने साधारण लोगों के घर देखे, उसने विद्वानों की महफिलें देखी, उसने युद्ध और सत्ता का खेल देखा, उसने धार्मिक यात्राएं की और उसने अनगिनत ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके नाम शायद इतिहास की बड़ी किताबों में कभी दर्ज नहीं हुए। लेकिन इब्ने बतूता ने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। यही उसकी यात्रा की सबसे बड़ी ताकत थी। उसका जीवन हमें बताता है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों से नहीं बनता। इतिहास उन यात्रियों से भी बनता है जो रास्तों पर चलते हैं और अपने अनुभवों को शब्द दे जाते हैं। इब्ने बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में 14वीं शताब्दी की दुनिया की अनेक झलकियां सुरक्षित कर दी। उसके विवरणों में उत्तर अफ्रीका है, मिस्र है, सीरिया है, अरब है, इराक और फारस हैं, हिंदुस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है और पूर्व की ओर फैली समुद्री दुनिया भी है। उसकी यात्रा की हर बात को आधुनिक इतिहासकार समान रूप से सत्य नहीं मानते। कुछ विवरणों की स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि होती है, जबकि कुछ घटनाओं और स्थानों के बारे में आज भी विद्वानों में चर्चा और मतभेद हैं। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद उसका यात्रा वृत्तांत मध्यकालीन इतिहास का एक असाधारण स्रोत बना हुआ है, क्योंकि उसने दुनिया को दूर से नहीं देखा था, वह उसमें चला था। उसने रास्तों की धूल अपने पैरों पर महसूस की थी, उसने समुद्र की अनिश्चितता देखी थी, उसने राज दरबारों की चमक देखी थी और उसने सत्ता के पीछे छिपे भय को भी समझा था। उसकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि मनुष्य की दुनिया उतनी छोटी नहीं होती
जितनी वह अपने घर की चौखट से देखता है। जब इब्ने बतूता तांजियर से निकला था, तब शायद वह भी नहीं जानता था कि उसकी यात्रा कहां जाकर समाप्त होगी। लेकिन उसने पहला कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते रास्ते उसके जीवन का हिस्सा बन गए। आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें केवल एक महान यात्री दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक साधारण मनुष्य भी था, जिसे डर लगता था, जो कठिनाइयों से गुजरता था, जो कभी अकेला पड़ता था, जो कभी सम्मान पाता था, और जो बार बार अनजान रास्तों की ओर आकर्षित होता था। यही उसे हमारे लिए मानवीय बनाता है। इब्ने बतूता ने दुनिया को अपने कदमों से नापा था। हम शायद उसकी तरह सदियों पुरानी राहों पर नहीं चल सकते, लेकिन उसकी कहानी से हम एक बात जरूर सीख सकते हैं। अज्ञात से डरना स्वाभाविक है, लेकिन अज्ञात को जानने की इच्छा ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। एक रास्ता हमें हमारे घर से दूर ले जा सकता है, लेकिन वही रास्ता हमें अपने बारे में भी कुछ नया सिखा सकता है। इब्ने बतूता की यात्रा इसलिए याद नहीं की जाती कि उसने कितनी दूरियां तय की, वह इसलिए याद की जाती है क्योंकि उसने उन दूरियों को अनुभव में बदला और अनुभव को शब्दों में बदल दिया। उसने अपने समय की दुनिया को आने वाली सदियों के लिए एक आवाज दे दी। और शायद इसी कारण जब हम आज इब्ने बतूता का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने केवल एक व्यक्ति का चेहरा नहीं आता, हमारे सामने खुल जाता है एक पूरा संसार। रेगिस्तान की लंबी राहें, कारवां की धीमी चाल, दिल्ली का विशाल दरबार, हिंद महासागर की उठती लहरें, मालदीव के छोटे छोटे द्वीप, श्रीलंका की ऊंची पहाड़ियां और दूर पूर्व की ओर जाती हुई समुद्री हवाएं। एक युवक घर से निकला था और इतिहास को एक यात्री मिल गया। प्रिय श्रोताओं, इब्ने बतूता की यह कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी यात्राएं किसी महान योजना से नहीं, बल्कि एक छोटे से निर्णय से शुरू होती हैं। बस पहला कदम उठाना होता है, बाकी रास्ते स्वयं खुलते जाते हैं। अगर आपको इब्ने बतूता की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास और यात्राओं की ऐसी सच्ची कहानियां सुनना पसंद है। कमेंट करके बताइए कि इब्ने बतूता की यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक रोचक लगा। और अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक ऑडियो कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और समय की यात्रा में, एक और भूली हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, रास्ते कभी केवल मंजिल तक नहीं ले जाते, कभी कभी वे मनुष्य को इतिहास तक पहुंचा देते हैं।